Hello everyone, in previous video we discussed the main postulates of Bohr model and today we discuss the usefulness of Bohr's model. तो Bohr's model की first advantage क्या है? It explain the stability of atom. कि इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज एनर्जी एज लॉन्ग एज इट स्टे इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा वो एनर्जी को लूज नहीं करेगा. तो देयरफॉर द क्वेश्चन ऑफ लूजिंग एनर्जी कंटिन्यूसली एंड फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस डज नॉट अराइज. कि रदरफोर्ड का मॉडल जिससे फेल हुआ था, रदरफोर्ड के फेलियर का मेन रीज़न क्या था कि उन्होंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था. और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी जब भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या है, एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स, तो वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचेगा वो न्यूक्लियस पे फॉल करेगा और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में कोलैप्स करेंगे. तो रदरफोर्ड की इसी ड्रॉबैक को ओवरकम किया बोहर थ्योरी ने. तो बोहर ने क्या कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज एनर्जी. इट मीन्स इट्स एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. द सेकेंड वन इज it explains the line spectra लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जिसको हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स नीदर एमिट्स नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी एज लॉन्ग एज इट स्टे इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. इट मीन्स क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल कि हमारा यहाँ क्या है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स है के शेल में एंड दिस वन इज द एल शेल. अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, दिस वन इज द नॉर्मल स्टेट और द ग्राउंड स्टेट. अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. तो बाहर से क्या आएगा, इस पर रेडिएशन डाली जाएगी. तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो कहाँ चला जाएगा, अपने एक्साइटेड लेवल में. दिस वन इज एक्साइटेड लेवल. बट द लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट इज शॉर्ट. क्योंकि वो उसका लेवल नहीं है. बोहर ने क्या कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट में एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड एनर्जी के साथ. तो ये उसका लेवल एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है तो वो उसका लेवल नहीं है. तो सिंस द लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट इज शॉर्ट, इट इमीडिएटली जंप बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल बाय एमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और सुटेबल फ्रीक्वेंसी और अ वेवलेंथ. कि जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू सम हायर एनर्जी लेवल. और जब एनर्जी को एमिट कर रहा है इसका मीनिंग क्या, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, मीन्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट. तो इस चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. इट मीन्स द फ्रिक्वेंसी, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन ऑफ लाइट दस अमिटेड डिपेंड अपॉन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल. की अमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो किस पे डिपेंड करेगी, टू एनर्जी लेवल पे. टू एनर्जी लेवल कौन से हैं, E1 एंड E2. तो यहाँ पे क्या आएगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू. एच इज द प्लंक्स कॉन्स्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. E1 इज द नॉर्मल एनर्जी लेवल और द लोअर एनर्जी लेवल एंड E2 इज द एक्साइटेड एनर्जी लेवल. क्लियर. तो यहाँ हमारे पास क्या आता है, V फ्रीक्वेंसी है, यहाँ सॉरी न्यू, इसको क्या बोला जाता है, न्यू फ्रीक्वेंसी है. तो न्यू क्या होता है, C बाय लेमडा. C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ. तो हमारे पास हम अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे न्यू की, बिकॉज यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय H. तो यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, E2 माइनस E1 बाय H. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन E2 माइनस E1. तो लैम्डा को यहाँ निकालेंगे तो ये सारी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, रीअरेंज हो जाएगी और यहाँ से हम वेवलेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ एटम. की इस मॉडल की भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम. तो फर्स्ट क्या थी, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, इट मीन्स
द पार्टिकल्स कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ओनली, उसके स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से जंप करते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड लेवल। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के स्पेक्ट्रा को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम के जिनमें मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ पे ये थ्योरी फेल हो गई। द सेकेंड वन इज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, inability to explain Zeeman effect and Stark effect. Now what is the Zeeman effect and Stark effect? ये सिर्फ आपने एक एज अ लिमिटेशन ही याद करना है, ये इफेक्ट्स आपको हायर क्लासेस में आएंगे। तो Zeeman इफेक्ट क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रा हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब भी कहीं भी वाइट लाइट किसी भी प्रिज्म पे फॉल करती है तो वो 7 कलर्स में विबग्योर में डिवाइड हो जाती है। तो क्या कह रहा है कि जब भी एक स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग होती है, और वो स्प्लिटिंग किस में हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग हो रही है स्पेक्ट्रल लाइन का, दिस इफेक्ट इज अ स्टार्क इफेक्ट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग हो रही है स्पेक्ट्रल लाइन, दिस इज कॉल्ड द जीमन इफेक्ट। तो बोहर ने क्या किया था? बोहर ने कहा कि इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, इफ द सोर्स emitting the radiation is placed in a magnetic field or in an electric field, it is observed that each spectral line split up into a number of लाइन्स। तो वो इन नंबर ऑफ लाइन्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए, तो इसीलिए ये मॉडल जो है वो फेल हुआ। एंड द नेक्स्ट वन इज, according to Neil Bohr model of atom, the electrons move along certain circular path in a one plane, thus it give a flat model of the atom. But अभी हम क्या पढ़ते हैं? 3 dimensional model of a atom. तो that's why it cannot explain the 3 dimensional model of atom. The fourth one क्या है? इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि मैटर का नेचर कैसा होता है? ड्यूल। ड्यूल मीन्स डबल, मीन्स मैटर जो है वो पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव्स की तरह भी बिहेव करते हैं। तो इन्होंने डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन नहीं किया, ये भी इनके फेलियर का एक बिग रीजन था। एंड द लास्ट वन इज he cannot explain the Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle को भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। डी ब्रॉगली कंसेप्ट और Heisenberg uncertainty principle हम नेक्स्ट